स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा हम किसे कहते हैं? तो किसी चीज को अंकों में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आंकड़ा। जैसे कि किसी नगर की आबादी है, ये एक तरह से क्या है? आंकड़ा। क्लास में बच्चों की संख्या या लड़कों या लड़कियों की संख्या, ये भी क्या एक तरह से आंकड़ा है। आंकड़ा को ही डाटा कहते हैं। या घर के खर्च भी क्या एक तरह से आंकड़ा है। क्रिकेट में रनों की संख्या, ये भी एक आंकड़ा है। अब आंकड़ा के बारे में तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या जानना है? प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आंकड़ों को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि जिससे हमें आसानी से जानकारी प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंधन। जैसे कि हम सारणी बना के करते हैं, सारणी या तालिका। हम इसके थ्रू क्या करते हैं? आंकड़ों को आसानी से प्राप्त करते हैं, जिससे हम प्रबंधन कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी क्लास में हम टेस्ट लेते हैं, 15 बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं और 10 अंक का टेस्ट है, 10 अंक का टेस्ट है। तो हम ये जानेंगे कि 10-15 बच्चों को 10 में से कितने कितने अंक प्राप्त हुए, हम ये लिख लेते हैं। तो किसी बच्चों को 2 अंक प्राप्त हुआ, किसी को 3, किसी को 2, 5, ऐसे करके 15 बच्चों को अंक प्राप्त हुए। ये 15 बच्चों को अंक प्राप्त हुए 10 में से। तो अब इसे हम तालिका में व्यवस्थित करेंगे, जिसे हम प्रबंधन कहेंगे। तो हम यहाँ सारणी बना लेते हैं। तो सारणी में हम पहले लिखेंगे अंक, कितने कितने बच्चों को अंक मिले, ये लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह। अब मिलान चिन्ह क्या होता है, अब हम ये देखेंगे मिलान चिन्ह। फिर हम यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या की, कितने अंक कितने बच्चों को मिले, बच्चों की संख्या, हमने ये लिख लिए। अब यहाँ अंक हम लिख लेंगे कि इसमें कहाँ से कितने अंक दिए, हम वो पूरे अंक लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं। एक है, यहाँ पे 1 अंक मिला है तो हम यहाँ 1 अंक लिखेंगे। 2 भी है तो 2, 3 है 3, 4 किसी को नहीं मिला है तो 4 नहीं लिखेंगे। 5 मिला है 5 लिखेंगे। 6 भी किसी को नहीं मिला है, फिर क्या मिला है? 7 मिला है। फिर 8, 9 किसी को नहीं मिला है, केवल 1 से लेकर 7 तक के अंक मिले हैं। तो अब हम देखेंगे मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि 1 अंक कितने बच्चों को मिले। तो 1 अंक हम देख रहे, 1, 2 बच्चों को क्या मिले? 1 अंक। तो हम यहाँ मिलान चिन्ह में वो 2 बच्चों को कैसे लिखेंगे? 2 बच्चे लिखने के लिए हम 2 सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये क्या है? मिलान चिन्ह। और यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है? 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 अंक कितने बच्चों को प्राप्त हुए, ये देखेंगे। तो 2 अंक देखेंगे, 1, 2, 3, 4 बच्चों को 2 अंक प्राप्त हुए। तो हम मिलान चिन्ह में 4 ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ये 4 हो गए और 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे लिखेंगे। अब 3 अंक कितने बच्चों को प्राप्त हुए? 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 बच्चों को क्या है? 3 अंक प्राप्त हुए। तब 6 कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 तक तो हम सीधा लिखेंगे। 5वां के लिए हम तिरछी लाइन खींचेंगे, ये हो गया 5 और 5 के बाद एक ये 6 ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि हम 5 बार ऐसे 6 लाइन खींचेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। हमें 4 सीधी लिखनी है, 5वीं के लिए तिरछा, फिर एक सीधा। तो ये क्या हो गया? 6 बच्चे। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब 5 कितने बच्चों को अंक मिले हैं? एक बच्चे को केवल 5 अंक मिला, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 बनाएंगे। 7 कितने बच्चों को अंक मिला है? 1, 2 बच्चों को 7 अंक मिला है, तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, 1, 2 और यहाँ क्या लिखेंगे? 2। तो ये क्या है? सारणी। अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि 1 अंक कितने बच्चों को मिले? 2। 3 अंक कितने बच्चों को मिले? 6। 7 अंक कितने बच्चों को मिले? 2। तो ये होता है आंकड़ों का प्रबंधन। अब इसमें हम देखेंगे कि माध्य, माध्यिका, परिसर और बहुलक किसे कहते हैं। माध्य क्या होता है? माध्य को हम मीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो
तो इसमें होता है, इसका फार्मूला होता है, माध्य का एक फार्मूला होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये माध्य निकालने का फार्मूला होता है। सभी प्रेक्षणों का योग मतलब कुछ हमें डाटा दिया होगा, जैसे कि डाटा यहाँ पे दिया है 2, 3, 4, 1, 5, ये डाटा दिया है। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब जो ये डाटा दिया है इनका योग, और प्रेक्षणों की संख्या मतलब ये कितने नंबर है ये। तो यहाँ पे हम करेंगे सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 2 + 3 + 4 + 1 + 5, हम इनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्रेक्षणों की संख्या मतलब ये कितने प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से हम इसे भाग दे देंगे। अब हम यहाँ प्लस कर लेंगे 15/5, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 3, तो माध्य क्या निकला है 3। तो माध्य का ये फार्मूला होता है। अब हम जानेंगे माध्यिका, मीडियन किसे कहते हैं। माध्यिका का मतलब मीडियम किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच की संख्या लिखते हैं, बीच की संख्या, और उस संख्या को पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम यही अंक ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, ये डाटा दिया है, तो इसको सबसे पहले हम क्या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं, तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा अंक क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ये क्या है अंक है आरोही क्रम। तो इसमें बीच की संख्या होती है माध्यिका, तो बीच में क्या है 3 है, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में क्या आया 3, तो ये क्या हो गई माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम बीच की संख्या लेते हैं, उसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर उसमें से हम बीच की संख्या निकालेंगे, तो वो होती है माध्यिका। अब हम जानेंगे परिसर यानी रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, तो कोई डाटा हमें दिया होगा, जैसे कि हम यही डाटा यहाँ पे भी ले लें 2, 3, 4, 5, 6, ये डाटा दिया है हमारे पास। तो इसमें बोलेगा परिसर निकालिए, इसका रेंज निकालिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, हम इसमें करेंगे सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं, तो रेंज निकल जाता है यानी कि परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4, तो परिसर क्या निकला 4। तो ये हो गया रेंज। अब हम जानेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब है कि जो बार बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस वही क्या होता है बहुलक। जैसे कि यहाँ पे डाटा दिया है 1, 2, 5, 2, 3, 2, 1, 5, 2, ये एक डाटा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, हम देख रहे 1 2 बार आया है, 2 कितने बार आया है 4 बार, 1, 2, 3, 4 बार। फिर उसके बाद क्या 3 1 बार आया है, 5 2 बार, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 2, तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक आएगा 2। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो होता है बहुलक। अब आपको पता चल गया होगा कि माध्य, माध्यिका, परिसर, बहुलक किसे कहते हैं। इससे ही संबंधित हमें प्रश्न एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम जानेंगे दंड आरेख। दंड आरेख क्या होता है, तो दंड आरेख बनाने के लिए आपको कोई डाटा दिया होगा और कहेगा उसका दंड आरेख बनाइए। जैसे कि किसी बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट है, जैसे कि किसी बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट है, जैसे कि उसको अंक प्राप्त हुए और यहाँ पे विषय, ये अंक उस बच्चे का लिख लेंगे, यहाँ विषय किस विषय में कितने अंक मिले, यहाँ पे 5, यहाँ पहले विषय लिख लेते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स,
साइंस, उसको इंग्लिश में 5 अंक प्राप्त हुए, हिंदी में 6 अंक प्राप्त हुए, मैथ्स में 4 अंक प्राप्त हुए, साइंस में 3 अंक प्राप्त हुए। ये उनको अंक प्राप्त हुए। अब कहेगा इनका दंड आरेख बनाइए। तो दंड आरेख बनाने के लिए हम ऐसे लाइन खींचेंगे। ग्राफ पेपर पे, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर होता है, उस पर लाइनिंग दी होती है डिब्बे डिब्बे जैसे, उस पर हम बनाते हैं। तो ये ग्राफ के इस कोने के, दोनों लाइन के कोने पे क्या होता है, 0। हम किसी भी साइड अंक लिख सकते हैं, किसी साइड विषय लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम इधर अंक लिखेंगे और इधर विषय लिखेंगे। तो पहला विषय क्या है, इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर क्या है, साइंस। अब यहाँ पे हम अंक लिख लेंगे। तो कितने कितने अंक प्राप्त हुए, 5, 6 सबसे बड़ा अंक है और 3 है। तो हम देख रहे 6 तक ही अंक गए, तो हम एक एक का डिफरेंस में लिख सकते हैं। अगर बड़े अंक होते तो हम 2 का अंक डिफरेंट, 3 का डिफरेंट, 4 का डिफरेंट में अंक लिखते। यहाँ पे छोटी संख्या है तो हम एक एक का डिफरेंट में अंक लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, केवल 6 तक ही दिया है तो हम लिख लिया। अब देखेंगे इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त हुए, 5। तो यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इंग्लिश वाले पे मिला देंगे। ये है दंड आरेख। अब हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, 6। तो 6 हिंदी के पास जाएंगे, यहाँ से हम ऐसे लाइन खींचेंगे। ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एकदम सीधा बिल्कुल जाएगा, स्केल की सहायता से बनाएंगे। मैथ्स में 4 अंक प्राप्त हुए, तो 4 यहाँ पे है तो 4 ये हो गया। अब साइंस में 3 अंक प्राप्त हुए, तो 3 यहाँ है तो ये 3 हो गया अंक प्राप्त हुए। तो ये क्या है, दंड आरेख। अब इसी में बोलते हैं दोहरा दंड आरेख बनाए। क्या, दोहरे दंड आरेख। अब दोहरे दंड आरेख क्या होता है, ये तो इसको फर्स्ट टेस्ट में मान लेते हैं, उसको मार्क्स मिला। उसका जब सेकंड टेस्ट होता है तो उसको इंग्लिश में मान लेते हैं 3 अंक प्राप्त हुए, हिंदी में उसको 7 अंक प्राप्त हो गए, मैथ्स में 5 अंक प्राप्त हुए और साइंस में उसको 3 अंक प्राप्त हुए। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम जो दूसरा दंड आरेख बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसी में उसको भी बना सकते थे। इंग्लिश में 3 अंक प्राप्त हुए तो 3 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे बिल्कुल चिपका के। अब हिंदी में 7 अंक प्राप्त हुए तो 7 यहाँ पे है तो हम 7 यहाँ से ऐसे बिल्कुल चिपका के मिला देंगे। अब मैथ्स में 5 अंक प्राप्त हुए तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है तो हम 5 ऐसे करके मिला देंगे। और साइंस में 3 अंक बराबर मिले हैं तो ये लिख लेंगे। अब इनके ऊपर हम इनके मार्क्स लिख देते हैं। पहले फर्स्ट टेस्ट में उसको इंग्लिश में 5 अंक मिले हैं, हिंदी में कितने अंक मिले थे, 6 अंक मिले हैं, फिर 4 अंक मैथ्स में मिले हैं और साइंस में 3। फिर दोबारा जब टेस्ट हुआ तो इंग्लिश में 3 अंक प्राप्त हुए हैं और हिंदी में 7 अंक, मैथ्स में 5 अंक और साइंस में कितने अंक प्राप्त हुए, 3 अंक। तो ये होता है दंड आरेख। किसी चीज़ को दंड आरेख पर बताना कि कैसे मिला। हम इसी में देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा रहा। जैसे कि उसको इंग्लिश का टेस्ट फर्स्ट बार में दिया तो 5 अंक और सेकंड बार में 3 अंक, तो मतलब ये डाउन चला गया, मतलब उसको पहले से कम नंबर मिले। और हिंदी में क्या मिले हैं, ज़्यादा अंक मिले हैं उसको पहले के मुकाबले। इसी तरह मैथ्स में भी देखेंगे कि पहले के मुकाबले ज़्यादा अंक मिले हैं और साइंस में क्या मिले हैं, बराबर, दोनों को बराबर अंक मिले हैं। इसे हम कहते हैं दंड आरेख। अब हम बढ़ेंगे संयोग और प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे कि आज हम मौसम देख के कहेंगे कि क्या आज बारिश होगी या नहीं, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। तो एक अंदाज लगाना क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला होगा कि कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये प्रायिकता का फार्मूला होता है। जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के में क्या हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ और आ नहीं सकता है। सिक्का ना खड़ा हो जाएगा, सिक्के को उछालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, वो नीचे तो आएगा ही, हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, संयोग बनना कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका हम बोले कि एक सिक्के को हम
एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता, हमें क्या पूछा, हेड आने की प्रायिकता। तो हम हेड आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, आने की संभावना, आने की संभावना क्या है, हेड की बात कर रहे हैं तो एक ही संभावना बन रही है आने की, तो एक, और कुल संभावना क्या है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो कुल संभावना क्या हो गई, 2। तो प्रायिकता क्या आ गई, 1/2। तो ये होती है प्रायिकता। या हम एक पासे को, पासा यानी लीडो की गोटी को फेंकते हैं तो आने की प्रायिकता, तो क्या क्या आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक होते हैं एक पासे में। तो हमें बोले कि 4 अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकते हैं तो 4 अंक आने की प्रायिकता, तब कैसे निकालेंगे हम, तो 4 अंक की बात किया तो 4 तो केवल एक ही है, आने की संभावना क्या हम कह रहे हैं, 4, तो 1 हो जाएगा। और कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना कितनी है, 6, तो क्या हो गया, 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता निकालिए, तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, 4 से छोटा अंक आने की संभावना कितनी है, 1 2 3, 3 है, तो 3 हो जाएगी आने की संभावना। और कुल संभावना कितनी है, 6 है, जरूरी नहीं है कि 3 छोटा ही अंक आए, बड़ा भी तो आ सकता है, तो 6, 3/6 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो क्या आ गई, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 1/2, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रायिकता। अब आपको प्रायिकता के बारे में पता चल गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। हमें बताना है कि एक आशित 3 दिन लगातार वो पढ़ता है, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे क्रमागत दिनों में पढ़ता है, तो उसका औसत समय निकालना है। औसत समय निकालने के लिए हम माध्य का फार्मूला यूज करेंगे कि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आशीष के पढ़ने का औसत समय, हमें यही निकालना है औसत समय, तो हम यहाँ लिखेंगे औसत समय। तो औसत समय हम माध्य के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ प्रेक्षण क्या है, पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पढ़ाई में लगाया कुल समय बटे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो पढ़ाई में लगाया गया कुल समय कितना है, कुल समय निकालने के लिए हमें इनको प्लस करना पड़ेगा, 4 + 5 + 3, और दिनों की संख्या कितनी है, 3 दिन है, तो 3 हो जाएगा। हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12/3, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा। तो 4 घंटे वो प्रतिदिन, औसत कितना निकला, 4 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे प्रतिदिन वो पढ़ता है। इस औसत से औसत समय निकला 4 घंटे प्रतिदिन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्या में रन बनाए, 36 35 50 46 60 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोला, रनों का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम लगा देंगे। यहाँ पहले रन लिख लेते हैं, कितने रन है, 36 35 50 46 60 55। माध्य निकालना है तो हम माध्य का फार्मूला लिख देंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे, 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। इनको जब प्लस करेंगे तो आएगा 282, 282/6। अब हम 6 से 282 को डिवाइड करेंगे तो 47 आएगा। तो माध्य क्या निकला रनों का, 47। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1
पारी, यहाँ एक पारी का निकालना है, तो एक पारी में उसने उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या निकला है? 46। रनों का माध्य 47 है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है: 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो हमें बताना है सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटे उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। अध्यापकों की आयु का हमें यहाँ परिसर निकालना है और इसमें उनके अध्यापकों की माध्य आयु क्या है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है? सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु और सबसे छोटे उम्र वाले अध्यापक की आयु। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे? पहले आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो हम पहले आरोही फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आरोही क्रम में हम जमा लेते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा? सबसे छोटा इसमें क्या है हम देखेंगे? 23। तो 23 सबसे पहले आएगा। 23 के बाद क्या है? 26। 26 के बाद 28। 28 के बाद 32। 32 के बाद है 33, फिर 35, फिर 38, 40, 41 और 54 हमने आरोही क्रम में जमा लिया। अब सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या होगी? सबसे बड़ा यानी 54 वर्ष। और सबसे छोटे अध्यापक की आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितना है? 54 वर्ष। अब हम छोटे उम्र वाले का लिख लेंगे। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है? 23 वर्ष। अब हमें सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या निकालना है? अध्यापकों की आयु का परिसर। परिसर निकालने का क्या होता है? सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर दें। तो सबसे बड़ा उम्र क्या है? 54। तो 54 माइनस क्या हो जाएगा? 23। 54 माइनस 23 करेंगे तो क्या आएगा? 31 वर्ष। ये है रेंज इसका। अब थर्ड में क्या है? माध्य। इन अध्यापकों का माध्य निकालना। तो माध्य का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम माध्य निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब सभी प्रेक्षणों का योग कर लेंगे। सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या है? यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सभी प्रेक्षणों को 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54 बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अध्यापक है तो 10 प्रेक्षणों की संख्या हो गई। अब हम ऊपर प्लस कर देंगे सभी का। तो प्लस करेंगे तो 350 आएगा। 350 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। हमारा माध्य निकलेगा 35 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर।